नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका 9th क्लास के उस सेक्शन में जहां पे हम स्टडी कर रहे हैं साइंस का फिजिक्स का पोर्शन। ठीक है, तो फिजिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं अपने 9th क्लास में उन सब पे हम धीरे धीरे जो है वो लेक्चर्स बनाएंगे। तो पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो चैप्टर हम ले रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर जो आता है फिजिक्स में मोशन। ठीक है बच्चों, तो मोशन आप डेली लाइफ में अगर एज्यूम करें या देखें, ऑब्जर्व करें, आप बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, लेकिन हमको ये आइडिया नहीं रहता कि साइंस से रिलेटेड है या नहीं है। जैसे आप बात कर रहे हैं मोशन की, ठीक है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देख रहे हैं, जैसे कार चल रही है, साइकिल चला रहे हैं, फैन आपका घूम रहा है, वो सारी चीजें कंसिडर हो रही है किसमें, मोशन के अंदर। अब मोशन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे फोर्सेस लगते हैं, फोर्सेस भी लगते हैं बहुत सारे, और मोशन के रिलेटेड जो है लॉज हैं जो अपन सेकंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो वो सारा जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी पोजीशन को लेकर। ठीक है, दो तरीके की कंडीशन रहेगी, रेस्ट पे रहेगा ऑब्जेक्ट या फिर रहेगा मोशन पे। कैसे, या तो ऑब्जेक्ट होगा रेस्ट पे या आपका ऑब्जेक्ट होगा मोशन में। अब आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, या कैसे कहेंगे कि सर वो मोशन कर रहा है। तो उसके लिए आपको जो है वो कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती है। एक, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन टाइम के रेफरेंस में चेंज हो रही है, या टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन आप चेंज होते हुए देख रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, 5 मिनट पहले मेरी पोजीशन अलग थी, 5 मिनट बाद मेरी पोजीशन अलग होगी। आप अपने घर में ऑब्जर्व करते हैं, बहुत सारे व्हीकल्स ऑब्जर्व करते हैं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, की जो है यहाँ पे मोशन के लिए वो टाइम है, ठीक है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट की मोशन कैसे डिफाइन करें, पोजीशन अगर चेंज हो रही है, पहले वो किसी और पोजीशन पे था, 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद वो किसी और पोजीशन पे आ गया, तो क्या हुआ, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो आप उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि सर ये कैसा है, मोशन में है। अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पे है। तो आइदर रेस्ट पे रहेगा या मोशन पे रहेगा, ये आप डिफाइन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मूव करना, ऑब्जेक्ट का रेस्ट पे आना, वो डिपेंड करता है उसकी पोजीशन से। पोजीशन को आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आप अर्थ की बात करते हैं, मॉर्निंग में अर्थ की पोजीशन अलग है, नाइट में अर्थ की पोजीशन अलग है। सुबह अंधेरा रहता है क्योंकि अर्थ का वो पार्ट सन के सामने है, रात को अंधेरा हो गया क्योंकि वो सन से दूर चला गया। इसका मतलब आप मोशन कर रहे हैं ना, अगर आप मोशन नहीं कर रहे होते तो कंटिन्यू आपको या तो डे लाइट मिलती, सनलाइट, या फिर कंटिन्यू डार्कनेस रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप मोशन कर रहे हैं, आप मोशन कर रहे हैं, अर्थ मोशन कर रही है। ये सारा किस पे डिपेंड हुआ, टाइम के ऊपर। क्लियर, पहला ही पॉइंट आपने डिस्कस किया कि सर ऑब्जेक्ट की मोशन को डिफाइन करेंगे कैसे, उसके टाइम से रिलेट करके। अगर टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन चेंज हुई तो मोशन में, नहीं चेंज हुई तो वो रेस्ट पे आ गया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स हैं ये हर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी कार, बस, साइकिल, फैन, इवन दैट आपने केमिस्ट्री में अगर पढ़ा है एटम, एटम के अंदर रहता है कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट, या फिर जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे प्लेनेट आ गए, तो एक इलेक्ट्रॉन से लेकर एक प्लेनेट तक हर एक ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है। टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हुई, इसका मतलब ये क्या है, मोशन में है। ये डिपेंड नहीं करता ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, डिपेंड करता है तो उसकी पोजीशन चेंज हुई या नहीं। तो आप इलेक्ट्रॉन की बात करें या प्लेनेट की बात करें, दोनों ही केसेस में एक बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है और एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी दोनों क्या है, मोशन में है। तो ये डिपेंड नहीं करता कि आपके ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, डिपेंड करता है टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोशन के टाइप्स की, कि कितने टाइप्स में आप इस मोशन को डिफाइन करेंगे। इस लेवल पे बहुत ही लिमिटेड जो है वो आप मोशन को डिस्क्राइब कर पा रहे हैं। पहला जो हम पार्ट लेते हैं जिसमें मोशन को आप पढ़ेंगे वो है आपका लीनियर मोशन। कैसा मोशन, लीनियर मोशन, या फिर उसको आप कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर और
ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर मोशन का मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, तो वो आपका लीनियर मोशन है। ट्रांसलेशनल कैसे, इसी का दूसरा वर्ड है लीनियर का, कैसे डिफाइन करेंगे, पोजीशन चेंज को आप ट्रांसलेशनल मोशन से डिफाइन करते हैं। तो लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड रहती है। कौन कौन सी, एक आता है इसमें रेक्टिलिनियर, कौन सा आता है रेक्टिलिनियर, और दूसरा आता है इसमें कर्विलिनियर। देखो बच्चों, सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आप डेली लाइफ में देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये कौन सी मोशन है। रेक्टिलिनियर, आपकी कार एकदम स्ट्रेट रोड पे जा रही है, ठीक है, आपकी जो ट्रेन है वो एकदम स्ट्रेट ट्रैक पे अगर मूव कर रही है तो क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। पहला एग्जांपल रेक्टिलिनियर में किसका लिया हमने, कार का लिया कि सर हमारी जो कार है वो एकदम स्ट्रेट जा रही है। कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर एक और एग्जांपल रेक्टिलिनियर में आप ले सकते हैं ड्रॉपिंग ऑफ बॉल, ड्रॉपिंग ऑफ एनी सब्सटेंस। इस मार्कर को मैं अगर ड्रॉप करता हूँ, ये क्या करेगा, ये स्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करेगा, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, जैसे आप इस मार्कर को अगर मैं ड्रॉप करता भी हूँ, ये डायरेक्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो कैसा मोशन कर रहा है, ये रेक्टिलिनियर मोशन, जिसको आप अलग तरीके से डिफाइन करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये आ गया अपना कौन सा, ड्रॉपिंग ऑफ बॉल, आपने ड्रॉपिंग को ड्रॉप किया ऑब्जेक्ट को या बॉल को। और कर्वीलिनियर, कर्वीलिनियर का मतलब जो ऑब्जेक्ट एक कर्व पाथ पे मूव करते हुए जाता है, जैसे जैसे बॉल है, आप बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल का पाथ कैसा होगा, वो राइज करेगा वापस डाउनवर्ड आके गिरेगा। क्रिकेट देखते हैं सारे, महेंद्र सिंह धोनी को आपने देखा होगा सिक्सेस मारते हुए, ठीक है, वर्ल्ड कप का फाइनल याद कीजिए, बैट पे लगी बॉल और एक कर्व पाथ पे होते हुए कहाँ गई, बाउंड्री में गई, तो वो क्या था, एक टाइप का मोशन है, कर्वीलिनियर मोशन। अगर आईपीएल देखा है आपने तो आपको पता रहेगा कि बॉल का आपको पाथ दिखाई देता है, ऐसे बॉल जाती हुई, तो पाथ क्या है, एक कर्वीलिनियर पाथ है, तो वो मोशन कैसा आ गया, कर्वीलिनियर मोशन। तो क्या एग्जांपल लिया हमने, हिटिंग अ सिक्स और थ्रोइंग अ बॉल, दोनों ही केसेस डिफाइन करते हैं कर्वीलिनियर मोशन को, ठीक है। अब आप एज्यूम करो कि आपने बैट घुमाया सिक्स मारने के लिए, बॉल क्या हो गई, एज लग के वहीं खड़ी हो गई और डाउनवर्ड सीधे नीचे आके विकेट कीपर ने कैच कर लिया, वो कौन सी मोशन हो गई, वो हो गई आपकी रेक्टिलिनियर। एक ही केस में आप दोनों स्टडी कर सकते हैं, अगर बॉल बैट के लगे खड़ी होकर ऊपर जाती है और डायरेक्ट नीचे आके गिरती है, कैच हो रहा है, रेक्टिलिनियर मोशन। अगर सिक्स लग रहा है तो वो कौन सी आ गई, कर्वीलिनियर मोशन। आया समझ में। तो रेक्टिलिनियर और कर्वीलिनियर दोनों ही किसके पार्ट हो गए, आपके रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर किसके, ट्रांसलेशन मोशन के, जिसको आप लीनियर मोशन कह रहे हैं। क्लियर बच्चों, चले आगे नेक्स्ट पॉइंट पे। आपने पढ़ा पहला कौन सा, लीनियर मोशन। सेकंड पे आते हैं। अब ऑब्जेक्ट हमेशा स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, हमेशा कर्व पाथ को फॉलो नहीं करेगा, तो पाथ कैसा हो सकता है उसका, सर्कुलर भी तो हो सकता है। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका सर्कुलर मोशन। इसी में एक इंक्लूड है रोटेशनल, सर्कुलर मोशन कहते हैं या फिर रोटेशनल मोशन कह देते हैं, दोनों इस लेवल पे अपने लिए सेम चीजें हैं। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया, आप जो है वो किसी एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे राउंड शेप में मूव कर रहे हैं। जैसे एक पार्क है, आप पार्क का चक्कर लगा रहे हैं और राउंड शेप का पार्क है, ये हो गया आपका सेंटर, और इस पॉइंट पे आप जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये जो है ये आपका मोशन कौन सा हुआ, सर्कुलर मोशन। बेस्ट एग्जांपल इसका देखो, पंखा घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, सर पंखा तो गोल ही घूमेगा, गोल क्यों घूमेगा, तो सर्कुलर मोशन का ही एक पार्ट है। सर्कुलर मोशन का मतलब आप क्या कर रहे हैं, मैरी गो राउंड, झूला झूलते ना, मेले में जाते हैं सारे, मैरी गो राउंड क्या हो गया, आपको बिठा दिया झूले के अंदर और झूला घूम रहा है पूरा ऊपर से नीचे तक, वो कैसा है, सर्कुलर पार्ट में जा रहा है, तो कैसी मोशन है, सर्कुलर मोशन। सपोज करो कि उस झूले में बैठते हुए आपका गेट खुलता है और आप उड़ते हुए जाके गिरते हैं, वो कौन सा मोशन हुआ, वो कर्वीलिनियर हुआ। एक बात समझ में, ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर। रोटेशन, रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि ऑब्जेक्ट जो है किसी एक्सिस के अराउंड घूमेगा।
अब सर ये एक्सिस क्या होता है, एक सिंपल से एग्जांपल से आप इसको देख सकते हैं। जैसे ये सिस्टम है अपना, ठीक है। अब इस सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये जो मार्कर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ये इस एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। ये कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल। सर्कुलर के अंदर ही आप इसको स्टडी कर रहे हैं, कौन सा पार्ट है ये, रोटेशनल का। कंटिन्यू ये घूमता जाएगा, ये अपना एक्सिस हो गया। ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है बेटा। विष्णु जी का चक्र घूमता है तो कौन सा मोशन हुआ, वो रोटेशनल मोशन हुआ, ठीक है। तो सेकंड पार्ट कौन सा देखा आपने, सर्कुलर मोशन। आप या तो एक पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे सर्कल बनाते हुए घूम रहे हैं, या फिर किसी एक एक्सिस पे आप जो है वो कंटिन्यू रिवॉल्व कर रहे हैं। अब इसके बेस्ट एग्जांपल जो आप, या तो फैन हो गया इलेक्ट्रिक, या फिर एक बेसिक एग्जांपल जो दोनों को इंक्लूड करता है, वो है हमारी अर्थ। तो वो कैसे सर, देखो आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो अपन बात करते हैं। अर्थ है ना, तो सन के अराउंड घूम रही है, तो कौन सा मोशन हो गया, सर्कुलर। पाथ उसका डिफरेंट रहता है, ठीक है, लेकिन वो सर्कुलर के अंदर इंक्लूड हो रहा है। और वो अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। अर्थ का मोशन सन के अराउंड भी है और अपने एक्सिस पे भी है, तो रोटेशनल मोशन भी कर रही है और सर्कुलर मोशन भी कर रही है। दोनों ही पार्ट को वो शो कर सकती है। साइज इतना बड़ा है आप उसको डायरेक्ट घूमते हुए नहीं देख सकते, लेकिन ये जो डे और नाइट है, और ये जो विंटर समर, ये जो आपके मौसम चेंज हो रहा है, वो सारा अर्थ के मोशन के कारण है, अर्थ की पोजीशन चेंज होने के कारण है। ये इंपॉर्टेंस है मोशन की हमारे लाइफ के ऊपर। अगर अर्थ मोशन नहीं करती तो क्या होता, जहाँ दिन था वहाँ दिन रहता, जहाँ रात रहती वहाँ रात रहती। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट कौन सा देखा हमने, सर्कुलर मोशन। या तो आप रोटेट करेंगे अर्थ के जैसे, या फिर किसी पार्ट का आप चक्कर लगा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है आपके लिए, एटम के अंदर आता है इलेक्ट्रॉन। आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, पढ़ा होगा कि न्यूक्लियस के अराउंड आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। वो भी कौन सा पार्ट आ गया, सर्कुलर मोशन का पार्ट। ये सारे हमारे डेली लाइफ के एग्जांपल हैं। आप देखते जरूर हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि ये कौन सा पार्ट है। तो जब भी आप ऐसे ऑब्जेक्ट को देखें तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ सर ने बताया था ये कौन सा मोशन का पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं आप, वाइब्रेटरी मोशन। तो तीसरा पार्ट है अपना वाइब्रेटरी मोशन। तो पहला देखा आपने लीनियर, दूसरा देखा आपने सर्कुलर। लीनियर में आप स्ट्रेट जा रहे थे, सर्कुलर में आप सर्किल कंप्लीट कर रहे थे। वाइब्रेटरी में क्या होगा, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर आप किसी एक फिक्स पॉइंट पे टू एंड फ्रो मोशन करेंगे। अब सर ये टू एंड फ्रो मोशन क्या होता है, तो नया वर्ड आ गया आपके सामने। तो एक सिंपल एग्जांपल आपके पास में है पेंडुलम का, ठीक है। आपने घड़ी देखी होगी बहुत सारी ऐसी जिसमें पेंडुलम होता है, अपने एक्सिस के अराउंड वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। जैसे देखिए क्या है, सपोज दैट कि ये पेंडुलम है जिसको आपने कह दिया बॉब। पेंडुलम का जो पार्ट है जो मोशन रहता है, मोशन में रहता है, वो कहते हैं बॉब। इस पॉइंट से एक स्ट्रिंग के थ्रू जो है वो बॉब क्या रहता है, बंधा हुआ रहता है, ठीक है। और कंटिन्यू इस वे से वो मूव करता है। ये होगी उसकी इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब यहाँ पे वो क्या है, अपने पॉइंट पे एक रेस्पेक्ट में बैठा है और यहीं से वो टू एंड फ्रो जो मोशन कर रहा है। तो इसको आप कैसे देखें, सपोज दैट कि आपका बॉब है पेंडुलम का, इस स्ट्रिंग से आपने बांध रखा है। मैं इसको अगर यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो कैसे मोशन कर रहा है, ये जो है ये डिफाइन करती है किसको, वाइब्रेटरी मोशन को, जिसमें आप अपने सेंट्रल पोजीशन के अराउंड टू एंड फोर जो है वो मोशन कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो तीसरा पार्ट कौन सा पढ़ लिया हमने, वाइब्रेटरी मोशन, क्लियर। तो तीन पार्ट कौन कौन से हुए, फर्स्ट देखा हमने लीनियर, स्ट्रेट जा रहे थे आप। फिर दूसरा आया कौन सा, चलते चलते एक सर्कल के अराउंड घूमने लग गए। तीसरा वाइब्रेटरी, जिसमें आप अपनी मीन पोजीशन, ये जो है इक्विलिब्रियम है, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, जिसके अराउंड ऑब्जेक्ट मूव करता है। इसका बहुत सारे डिटेल में भी आता है, इसको ऑसिलेशन कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, ठीक है। तो तीन पार्ट में हमने पढ़ लिया किसको, मोशन को। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अब मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके दिमाग में क्लियर होनी जरूरी है।
फर्स्ट जो पॉइंट मैं उठा रहा हूं वो है अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया अपने लिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट कि एक बस है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बस ले ली हमने और ये अपने स्टूडेंट्स हो गए और यहाँ बैठा है कौन? ड्राइवर, ठीक है। तो मान लो कि आप रोड पे ही इस पोजीशन पे है। अब इस लास्ट में जो स्टूडेंट बैठा है, बैक बेंचर है, इसकी बात करते हैं। इस स्टूडेंट के लिए ड्राइवर कैसी पोजीशन पे होगा? रेस्ट पे होगा। क्यों? क्योंकि वो भी अपनी सीट पे बैठा है, ड्राइवर भी अपनी सीट पे बैठा है। उसके रेफरेंस में ड्राइवर कैसा है? रेस्ट पे है। कैसा है? रेस्ट पे है। ये जो पर्सन बाहर खड़ा है रोड पे, उसके लिए ड्राइवर कैसा है? मोशन में है। कैसा है? मोशन में है। तो दोनों ही केसेस में क्या आ गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया। यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ये स्टूडेंट, ठीक है, और यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ गया वो पर्सन जो रोड पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा था इस मोशन को। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई पॉइंट हो सकता है। गौर करना इस बात को, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कोई पॉइंट भी हो सकता है जिसके रेस्पेक्ट में आप स्टडी कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट की मोशन को। तो आप इसको सिंपल डेफिनेशन में, सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ये जो है वो ओरिजिन है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ओरिजिन है, वो पॉइंट या वो पॉइंट जहां पे वो पर्सन खड़ा है, जिसके रेफरेंस में आप ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए देख रहे हैं, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मोशन के अंदर। अब ये क्या बोलेगा लास्ट में कि सर मैंने मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, आपने क्वेश्चन पूछ लिया कि इस स्टूडेंट के रेफरेंस में या ये जो ड्राइवर है वो किस पोजीशन पे है, वो रेस्ट में है कि मोशन में है? ये क्या कहेगा? सर ये तो रेस्ट पे है, ड्राइवर अपनी जगह पे बैठा है, मैं भी अपनी जगह बैठा हूँ, मोशन नहीं हो रही। लेकिन ये क्या कहेगा कि नहीं, ये ड्राइवर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ तो पोजीशन भी चेंज हुई, उसकी जो कंडीशन थी वो भी चेंज हुई। पहले रेस्ट पे आ रहा था, अब इसके रेफरेंस में कैसा आ गया? मोशन में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप मोशन को स्टडी करते हैं, ठीक है। आपके लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है, लेकिन किसी और पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है। ये जो चीजें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, यही मोशन को एक्चुअल में डिफाइन कर पाते हैं। अगर आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझते हैं, मोशन बहुत इजी हो जाएगा आपको पढ़ने के लिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब इट इज अ पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट। क्या कहेंगे आप? पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू विच, जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, जिसके रेस्पेक्ट में आप उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं, वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इस पॉइंट पे इस स्टूडेंट के लिए कंडीशन अलग है और इस पर्सन के लिए कंडीशन अलग है। ये क्या है? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इससे एक कंक्लूजन क्या निकल गया कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कोई पर्सन आपके लिए रेस्ट में है, जरूरी नहीं कि वो सबके लिए रेस्ट में हो, वो दूसरे के लिए मोशन में भी हो सकता है। या कोई पर्सन आपके लिए मोशन में है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के लिए भी मोशन में हो, वो उसके लिए रेस्ट में हो सकता है। ये है बच्चों एक्चुअल में मोशन, जिसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? आया समझ में यहाँ तक? तो फर्स्ट पॉइंट लिया हमने क्या? टाइप्स ऑफ मोशन। फिर आया सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको आप ओरिजिन कहते हैं। कोई भी पॉइंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इस पॉइंट को यही खत्म करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मोशन जो हमने 3 पार्ट पढ़े थे, पहला पार्ट जो है उसको हम स्टडी करेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कौन सा है पहला पार्ट? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब उस मोशन इन स्ट्रेट लाइन को भी समझने के लिए आप क्या करेंगे? दो डेफिनेशन लेके चलता हूं मैं। एक आता है आपके लिए डिस्टेंस और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। अब सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है?
तो बहुत ही मेजर डिफरेंस, या फिर अगर समझ में आता है तो बहुत ही माइनर का डिफरेंस। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये आपका घर है मान लिया, ठीक है, होम, और ये आपका जो है वो स्कूल है या कोचिंग हो गया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, घर से निकला और सीधा स्कूल पहुंच गया, एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरी कंडीशन में वो क्या हुआ, अपने घर से निकला, पहले एक फ्रेंड को लिया, फिर वहां से दूसरे फ्रेंड के घर गए और घूमते हुए जो है वो स्कूल पहुंच गए। करते हैं सभी ऐसा कि या तो स्कूल से, घर से निकल के सीधा स्कूल पहुंचते हैं, या फिर चक्कर लगाते हुए दोस्तों से मिलते हुए फिर हम स्कूल जाते हैं, कोचिंग पहुंचते हैं। ऐसा सबने किया है। तो देखो ये जो फर्स्ट केस लिया हमने, ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पे आपने एंड किया, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है या शॉर्टेस्ट लेंथ है, उस शॉर्टेस्ट लेंथ को आप कहेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जहां पे आपने मोशन स्टार्ट की और जहां पे आपने मोशन खत्म की, उनके बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस, ये सबसे छोटी लेंथ उस पाथ की। और ये जो पाथ आपने लिया, आप घूमते हुए सेकंड पाथ के थ्रू फ्रेंड्स के साथ होते हुए स्कूल पहुंचते हैं, इस पाथ को आप क्या कहेंगे, देखो कुछ पाथ ये ट्रेवल किया, फिर यहाँ पे और फिर ये, इस पूरे पाथ को अगर आप कंबाइन करते हैं तो उसको आप कहेंगे डिस्टेंस। क्या कहेंगे, डिस्टेंस। टोटल path covered is known as distance, and the shortest length between 2 points is known as displacement. दोनों में बहुत डिफरेंस है बेटा। आप स्कूल घर से निकल के सीधा स्कूल जाते हैं, ठीक है, एक आप दोस्तों के साथ घूमते हुए फिर स्कूल पहुंच रहे हैं, ये क्या है, ये दोनों अलग अलग चीजें डिफाइन कर रही है। एक आता है डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, और एक डिस्टेंस जो टोटल पाथ आपने कवर किया, कहाँ से शुरू किया, घूमते हुए पूरा चक्कर लगाया, बहुत सारी जगहों के चक्कर लगाते हम घर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, सीधा घर नहीं जाते, तो वो क्या है, वो डिस्टेंस है आपका। क्लियर हुआ पॉइंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट और क्या है, कैसे इनको मेजर करेंगे। तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।